Hi all of you. So welcome back to the second part of our series on investment function. So now in the last class we already understood what was the actual investment function all about. Let me just note it down. In this particular video we are supposed to understand what does investment function depend upon. Primarily investment in any economy depends upon two factors, two variables. So the two variables are marginal efficiency of capital number one and interest rate. This is called as MEC in short, marginal efficiency of capital and interest rate, the rate of interest that the banks or government is offering to the investors. Now, in any economy, when the interest rate is higher and marginal efficiency of capital is lower, investment will be lower. Okay? And in any economy, when the marginal efficiency of capital is higher and interest rate is lower, investment will be higher. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम लोग डिफाइन करते हैं, इंटरेस्ट रेट को अभी साइड पे रखो. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम लोग डिफाइन करते हैं. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है ना, वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसको IRR भी बोल सकते हैं कभी कभी, विच इज नथिंग बट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं. फाइनेंशियल लैंग्वेज में इसको कभी कभी IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं. दिस इज दैट पर्टिकुलर रिटर्न, इट इज दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न दैट द बिजनेसमैन एक्सपेक्ट्स टू अर्न व्हेन ही इन्वेस्ट्स इन अ न्यू कैपिटल एसेट. जब भी कोई बिजनेसमैन नए कैपिटल एसेट में या नए बिजनेस में पैसा डालता है, तो उस इन्वेस्टमेंट से वो जितना भी एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्न करता है, अर्न करने की कोशिश करता है या अर्न करने का एक्सपेक्टेशन रखता है, दैट इज कॉल्ड एज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. एक होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स. सपोज मैं कोई एसेट खरीदूंगा, तो एसेट का एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ होगा. सपोज मैंने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, अब वो मशीन का लाइफ 10 साल है, तो जाहिर सी बात है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 अप टू ईयर 10 वो मुझे रिटर्न्स देता ही रहेगा, है ना. तो ये मेरा रिटर्न्स है. इन रिटर्न्स को गेन करने के लिए मैं अभी कुछ पैसे डालूंगा, मैं अभी एसेट खरीदूंगा. सो दैट विल बी कॉल्ड एज बाइंग प्राइस. Are you getting it all of you? Sure, है ना. तो सपोज मैंने 1 लाख रुपए का मशीन लिया आज, है ना, और हर साल वो मुझे ऐसा रिटर्न देने वाला है 20,000, 40,000, 60,000, फिर 4 साल बाद 80,000, फिर 5वें साल में 70,000, फिर 6ठे साल में 45,000, समथिंग लाइक दिस, है ना. तो ये रिटर्न्स को हासिल करने के लिए या ये रिटर्न्स एक्सपेक्ट पाने के लिए मैंने इतना पैसा डाला, है ना. तो मैं एज अ बिजनेसमैन ये कैसे डिसाइड करूंगा कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट और नॉट. तो हम लोग ने फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में सीखोगे. मैं क्या करूंगा, ये सारी यील्ड्स को डिस्काउंट करूंगा और ऐसे तरीके से डिस्काउंट करूंगा कि द रिटर्न्स दैट आई गेट शुड बी मिनिमम इक्वल टू द बाइंग प्राइस. जो भी रिटर्न्स मुझे मिल रहा है ना, वो इक्वल होना चाहिए. ये कौन से रिटर्न्स होते हैं? डिस्काउंटेड रिटर्न्स. ठीक है, तो जिस रेट से मैं डिस्काउंट करूंगा ना, That rate will become the marginal efficiency of capital. इन रिटर्न्स को मुझे इक्वल करने के लिए जिस रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा, that will be my marginal efficiency of capital. अभी देखो, ये तो मैंने 6 साल का ही एग्जांपल दिया है. 20 + 40, 60 + 60, 120 + 80, 2 लाख + 2 लाख 70, 1 2 3 4 5 5 ही साल का हुआ ये तो,
है ना, तो 5 साल में 2,70,000 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली 2,70,000 नहीं है, इसको अपन क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, है ना। तो एक्चुअल फॉर्मूला अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना तो कैसा होगा पता है, वो फॉर्मूला ना ऐसा होगा, देखो प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स का फॉर्मूला, रिटर्न इन ईयर 1 प्लस रिटर्न इन ईयर 2 प्लस रिटर्न इन ईयर 3 प्लस रिटर्न इन ईयर 4 प्लस रिटर्न इन ईयर n। इस रिटर्न को मैं डिस्काउंट करूंगा बाय अ रेट कॉल्ड एज r। अब ये सेकेंड ईयर का है तो रेज टू 2, थर्ड ईयर का है तो रेज टू 3, फोर्थ ईयर का है तो रेज टू 4, nth ईयर का है तो रेज टू n।